Hello student, today we are going to discuss about some questions related to crop production. ए में अगर देखा है तो इसमें टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो देखा जाए मेज खरीफ क्रॉप है, पैडी भी खरीफ क्रॉप है, ग्राम जो हमारा ये रबी क्रॉप में आता है, और ग्राउंड नट भी जो हमारा वो खरीफ क्रॉप है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। सेकेंड है प्लगिंग द फील्ड बेनिफिशियल बिकॉज इट। देखा जाए प्लगिंग जब करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला देखा जाए एलो रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये सॉइल में रूट को इजीली पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड है एरिएट द सॉइल, यानी प्रॉपर एयर वहाँ पे प्रोवाइड करता है। फिर है एलो बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सॉइल लूज रहेगा तो आराम से जो रूट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो 2 का हो जाएगा हमारा डी ऑल ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। तो जिस प्रोसेस हम लोग क्रॉप को कट करते हैं और उसको गैदर करते हैं यानी जमा करते हैं, वो कहलाता है हमारा हार्वेस्टिंग। तो 3 का डी हो जाएगा। फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस क्रॉप। तो इसमें देखा जाए तो हमारा जो राइस, सोयाबीन, व्हीट, ये तीनों जो है राइस, व्हीट और मेज, ये तीनों जो है नॉन लेग्यूम क्रॉप है। जो सोयाबीन है वो हमारा लेग्यूम क्रॉप है। तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द प्रोड्यूस जस्ट बिफोर इट्स स्टोरेज। तो स्टोरेज के जस्ट पहले हम लोग जो रिमूव करते हैं वो होता है हमारा मॉइस्चर, क्योंकि अगर मॉइस्चर को नहीं रिमूव करेंगे तो हमारा जो क्रॉप का स्टोरेज हो रहा है, ग्रेन्स का जो स्टोरेज हो रहा है वो बर्बाद हो सकता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रबी क्रॉप। तो देखा जाए तो रबी क्रॉप कौन नहीं है, तो इसमें से देखा जाए तो पी हो गया, लिनसीड हो गया, बार्ली हो गया, ये तीनों जो है वो रबी क्रॉप होता है। और जो डी ऑप्शन है कॉटन, ये हमारा खरीफ क्रॉप है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लग का। तो 7 का बी ऑप्शन। फिर आते हैं बी में फिल इन द ब्लैंक्स से पहला क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ द क्रॉप ग्रोन ओनली फॉर प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो प्रॉफिट के लिए अगर सिर्फ करते हैं तो वो कहलाता है कैश क्रॉप। तो फर्स्ट का हो जाएगा कैश क्रॉप। सेकेंड है ब्लैंक क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। तो देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग बात करें खरीफ क्रॉप का। खरीफ क्रॉप को हम लोग सो करते हैं मई जून में और उसको हार्वेस्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विथ कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम लोग फ्रूट, वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लीवर सिस्टम ऑफ इरीगेटिंग फील्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज। तो ये भी हम लोग मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन में रखते हैं। तो 4 का हो जाएगा मॉडर्न मेथड। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इन ब्लैंक टाइप ऑफ इरीगेशन वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट यूजिंग रोटेटिंग स्प्रिंकलर। तो ये जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर टाइप ऑफ इरीगेशन में बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसको वाटर को स्प्रे किया जाता है प्लांट के ऊपर रोटेटिंग स्प्रिंकलर के थ्रू। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, थ्रेसिंग कैन बी डन यूजिंग द मशीन कॉल्ड। तो थ्रेसिंग के लिए जो मशीन हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, अनवांटेड प्लांट लाइक बीड्स शुड बी रिमूव्ड एज दे compete विथ द मेन क्रॉप फॉर वाटर, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, एंड सनलाइट या स्पेस। तो देखा है जो अनवांटेड प्लांट यानी बीड्स जो होता है वो प्लांट के साथ कंप्लीट करता है और स्पेस के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, द साइंस ऑफ डीलिंग systematically with rearing, improvement and taking care of animals is called animal husbandry। 8 का हो जाएगा animal husbandry। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड मैनुअली इन द फील्ड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो अगर हाथ से अगर हम सीड को बिखेरते हैं सो करने के लिए तो वो कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग। तो फर्स्ट का ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है व्हीट इज रबी क्रॉप। तो व्हीट की अगर बात करते हैं तो ये रबी क्रॉप है, ये सही है यानी ट्रू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिप इरीगेशन इज मोस्ट बेनिफिशियल इन एरियाज विथ एबंडेंट वाटर। तो देखा है जहाँ पे वाटर का स्कार्सिटी है, कमी है, वहाँ पे जो ड्रिप सिस्टम होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा 3 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए कंबाइन हेल्प टू सो सीड एज वेल एज हार्वेस्ट द क्रॉप। तो कंबाइन जो होता है सी को सो करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि बस हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में हेल्प करता है। तो 4 का हो जाएगा फॉल्स। फिर आते हैं 5, रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो इसको एपीकल्चर नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। तो 5 का भी फॉल्स हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बीटिंग क्रॉप प्लांट ऑन ए स्टोन और बाई गेटिंग इट ट्रैम्पल्ड बाई ब्लॉक्स और ऑक्सन और मॉडर्न मेथड ऑफ क्रॉप थ्रेसिंग। तो ये मॉडर्न नहीं बल्कि ये ट्रेडिशनल मेथड में आएगा। मॉडर्न में हम लोग थ्रेसर का यूज़ करते हैं या कंबाइन का। फिर तो 6 का हो जाएगा फॉल्स। फिर आते हैं डी में, पिक द ऑड वन आउट, टी, कॉफ़ी, कॉटन, कोकोनट। तो अगर बात करते हैं टी, कॉफ़ी और कोकोनट का, तो ये तीनों जो है हमारा कैश क्रॉप में आता है।
कॉटन जो हमारा फाइबर क्रॉप में आता है, तो डी का हो जाएगा कॉटन। फिर आता है सेकंड में मेज, व्हीट, लिनसीड और पी। तो इसमें देखा जाए तो जो व्हीट, लिनसीड और पी है ये हमारा जो है ये है रबी क्रॉप, और मेज जो है हमारा वो है खरीफ क्रॉप। तो सेकंड का हो जाएगा मेज। थर्ड है यूरिया, कंपोस्ट, पोटास, अमोनियम सल्फेट। तो इसमें होगा कंपोस्ट, क्योंकि बाकी जो है यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट ये सब हमारा फर्टिलाइजर में आता है, और कंपोस्ट जो है मैन्योर है। फिर सिलोज, ग्रेनरी, माइंस, गोडाउंस। तो इसमें हो जाएगा माइंस, क्योंकि ये सब जो हमारा सिलोज, ग्रेनरी या गोडाउंस इसमें हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, और माइंस हम लोग बोल सकते हैं कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निकालते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एमरैंथस, पार्थेनियम, वाइल्ड ओट, हिबिस्कस। तो इसमें हो जाएगा हमारा हिबिस्कस। हिबिस्कस जो है हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, बाकी ये तीनों जो है वो बिट्स में आएगा। फिर आते हैं 6 नंबर, डीडीटी, बीएचसी, वारफीन और एमसीपीए। तो इसमें हो जाएगा एमसीपीए। डीडीटी, बीएचसी और वारफीन ये तीनों जो हमारा पेस्टिसाइड में आता है, और एमसीपीए जो है वो हमारा बीडीसाइड या इसको हर्बिसाइड बोल सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई, नेम द फॉलोइंग में। इसमें पहला क्वेश्चन है द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल। तो फिश का जो रियरिंग और ब्रीडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। तो फर्स्ट का हो जाएगा पीसी कल्चर। सेकंड है कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फिर है थर्ड नंबर सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चाफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेसिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, अनदर टर्म फॉर बीडीसाइड, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हर्बिसाइड। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एनी अनवांटेड एंड डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और अदर एनिमल डेट अटैक क्रॉप, फूड और क्रॉप्स और लाइव स्टॉक ईटीसी, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट। जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसेक्ट हो या कोई भी, तो अगर क्रॉप को या लाइव स्टॉक को यानी एनिमल्स को अगर हार्म करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए मेथड बाय विच वाटर इज allowed टू फॉल ओनली ऑन रूट ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्रीप इरीगेशन। 6 का हो जाएगा ड्रीप इरीगेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। तो जो मैन्योर हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट या एनिमल के रिमेनिंग पार्ट से या डेड होने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, तब द प्रोसेस बाय विच द फर्टिलाइजर सीप इनटू वाटर बॉडीज, तो इसको हम वो बोलते हैं लीचिंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, ए फनल शेप्ड बॉल कनेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ ट्यूब हैविंग नैरो होल्स, इट इज यूज फॉर सोइंग सीड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीड ड्रिल। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सीड ड्रिल। फिर 10, द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, तो इसको हम लोग बोलेंगे एग्रीकल्चर। फिर क्वेश्चन है 11, द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, तो इसका हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इससे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें देखा है तो बेसिकली हम लोग बात किए थे 6 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। से अगर स्टेप बाय बात करते हैं या सीक्वेंस में अगर बात करते हैं तो पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, थर्ड होता है इरिगेशन, फोर्थ होता है हमारा प्रोटेक्शन टू द क्रॉप, एंड फिफ्थ होता है हमारा हार्वेस्टिंग, एंड द सिक्स्थ इज स्टोरेज। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, भाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू सो राइस इन विंटर सीजन इन आवर कंट्री। देखा है अगर राइस की बात करते हैं तो इसको हम लोग सो करते हैं मानसून सीजन में, विंटर सीजन में इसको एडवाइस नहीं किया जाता सो करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखा है तो जो राइस है या जो बोल सकते हैं पैडी, ठीक है, तो इसको बात करते तो इसको वाटर का रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, और जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है इसको मानसून यानी कि रेनफॉल से अवेलेबल हो पाता है। लेकिन अगर विंटर सीजन की बात करते तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में वाटर के स्कार्सिटी का इसका जो डेवलपमेंट है वो ढंग से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको विंटर में अलाउ नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो अगर बात करते हैं खरीफ क्रॉप का तो इसको हम लोग बोलते हैं मानसून क्रॉप, रबी क्रॉप को बोलते हैं विंटर क्रॉप। फिर खरीफ क्रॉप की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग सो करते हैं मई जून में, और इसको हार्वेस्ट करते हैं हम लोग सितंबर अक्टूबर में। भाई अगर रबी क्रॉप की बात करते हैं तो इसको सो करते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर में, और उसको हार्वेस्ट करते हैं फरवरी मार्च में। फिर अगर देखा जाए दोनों के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब। रबी क्रॉप के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा व्हीट, पी, ग्राम, etc। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ यू लेबलिंग डिफरेंट फ्रॉम प्लगिंग। जो लेबलिंग होता है वो प्लगिंग से डिफरेंट होता है। लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉइल ऊपर नीचे है या कहीं पे गड्ढा है कहीं पे नीचा है तो उसको हम लोग लेवल करते हैं यानी बराबर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेबलर का।
देखिए प्लगिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सॉइल को लूज और टर्न करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग किसका, प्लग का। तो अगर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस मेंशन्ड, तो अगर सिग्निफिकेंस यानी अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं प्लगिंग का, तो इससे क्या होगा, सॉइल लूज होगा तो रूट जो है वो इली पेनिट्रेट कर सकता है, साथ साथ उससे उसका एयर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। भाई अगर लेबलिंग की अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो लेबलिंग से सॉइल इरोजन वगैरह प्रिवेंट होगा, साथ साथ जो वाटर है या फिर जो बोल सकते हैं कि जो मैन्योर या फर्टिलाइजर हम लोग फील्ड में यूज करेंगे वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ सॉइल हैज ऑल द न्यूट्रिएंट व्हाई डू वी नीड टू रिप्लेनिश इट। अगर देखा है सॉइल में सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो फिर इसको दोबारा से देने की या उसको वापस से मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर बात करते हैं सॉइल में जब न्यूट्रिएंट है तो जब प्लांट लगाते जब क्रॉप लगाते तो वो न्यूट्रिएंट को तो यूज कर लिया, तब तो सॉइल में न्यूट्रिएंट का कमी हो गया ना, तो उसको फिर से वापस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं ताकि उसमें वापस न्यूट्रिएंट आ सके और जब नेक्स्ट क्रॉप लगाएं तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो देखा जाए मैन्योर की अगर बात करते हैं तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर की अगर बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक होता है। भाई मैन्योर जो होता है वो प्लांट या एनिमल बेस से प्रिपेयर किया जाता है, फर्टिलाइजर को देखा जाए तो इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं केमिकल के हेल्प से। फिर मैन्योर को देखा जाए तो उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जबकि फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। फिर जो मैन्योर है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, फर्टिलाइजर जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हो गया मैन्योर और फर्टिलाइजर में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू बीड अफेक्ट क्रॉप। जो बीड होता है वो क्रॉप को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर बात करते हैं बीड्स का, तो बीड्स है क्या, तो ये अनवांटेड प्लांट जो कि मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर गया। तो जब मेन प्लांट के साथ ग्रो करेगा तो ये मेन क्रॉप के साथ एक कंपटीशन करता है अपने स्पेस के लिए, वाटर मिनरल्स के लिए, सनलाइट के लिए। तो अगर ये मेन क्रॉप के साथ अगर ये बोल सकते हैं कि कंपटीशन करेगा तो यहाँ पे जो मेन क्रॉप होगा उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कम मिल पाएगा, जितना रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं मिल पाएगा, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से क्या करता है वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है बीड्स। फिर है भाई जी इंपॉर्टेंट टू सो सीड एट द करेक्ट डेप्थ एंड डिस्टेंस। देखा जाए तो जो हम लोग जब सोइंग ऑफ सीड करते हैं तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो सीड होना चाहिए, 2 सीड होना चाहिए, उसके बीच में प्रॉपर स्पेस और एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसका जब ग्रोथ होगा तो दोनों को प्लांट को ऊपर बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो ढंग से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। भाई अगर डेप्थ की बात करते हैं तो डेप्थ इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर सीड ऊपर है तो उस कंडीशन में हवा के द्वारा वो उड़ करके कहीं जा सकता है, या वहाँ पे कोई अगर मान लो कि एनिमल वगैरह है या बर्ड्स वगैरह तो उसको वो खा करके ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से वहाँ पे एक प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस होना चाहिए 2 सीड्स के बीच में।